हाँ जी, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जी भैया। चलिए, तो लास्ट अगर कोई डाउट है आपको, आपने कुछ पढ़ा है और लास्ट क्लास में डाउट है, तो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स। अदरवाइज हमने स्प्लिटिंग देख ली थी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि कैसे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो वो सब कहानी यहाँ पे बताई गई, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। वो क्या कि देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ टॉप हेडिंग लिखा है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आपको एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि बुक में थोड़ी सी गड़बड़ की गई है, उसे ध्यान में रखिएगा। कि देखिए, यहाँ पे वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पे 2p ऐड कर दिया है। एक्चुअली कहानी ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करी है इन जनरल, तो ये पेयरिंग एनर्जी इन टर्म्स ठीक दी है। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ठीक दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयर होते हुए हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बट अगर आप वीक फील्ड का कंसेप्ट देखो बुक में, तो बुक में वीक फील्ड लिगेंड में भी पेयरिंग एनर्जी दे रखी है, देख सकते हो, p 2p 3p 4p एंड 5p। तो इसे देख के मुझे इतना समझ में आता है कि ये वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट बुक में थोड़ा सा गलत दिया गया है, क्योंकि वीक फील्ड के केस में पेयरिंग इन जनरल नहीं होती है। ये तो इलेक्ट्रॉन का जनरल अरेंजमेंट है कि जब आपने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ दी है, इसको आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी होती है कि लिगेंड द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर किए जा रहे हैं उस डी ऑर्बिटल में। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करता है, और पेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पेयर होने लगेगा बाय द लिगेंड। लिगेंड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगेगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो चतुष्फलकीय जटिल होते हैं उसमें कैसे हम CFSC देखेंगे। सो CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, शॉर्ट में TH लिख देता हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में समझना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेट्रा मतलब होता है 4 और हेड्रन मतलब होता है फेसेस। तो टेट्रा मतलब हो गया 4, और हेड्रल वर्ड बना है हेड्रॉन से, और हेड्रॉन सब ये ग्रीक और लैटिन वर्ड हैं जिनका मतलब होता है फेसेस। तो ऑब्वियस बात है, टेट्रा का मतलब हो गया 4, हेड्रॉन का मतलब हो गया फेसेस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास 4 फेसेस होंगे उनको टेट्राहेड्रल कहा जाएगा। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखते हैं मीथेन का। हालांकि मीथेन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो यदि मीथेन को मैं ऑब्जर्व करूं, तो इसका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड की दूरी पे होने चाहिए। एक चीज़ हमें और ध्यान में यहाँ से रखनी है, वो क्या कि अगर कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो पहली बात, इट इज़ ए प्योर ज्योमेट्रिक टर्म। ये एक जियोमेट्रिक टर्म है, और जियोमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और जियोमेट्री का मतलब होता है टू मीज़र। और किसी चीज़ को मीज़र कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल का मीज़रमेंट ऑलरेडी है कि टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें हर बॉन्ड के बीच में, हर बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 109 डिग्री ही होगा, 28 मिनट होगा और 30 सेकंड होगा। अब आपको थोड़ा सा इसको 3D ही इमेजिन करना है, सेम ये एंगल भी, सेम ये एंगल भी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेट्राहेड्रल जो कि चतुष्फलकी है, उसमें दो मतलब बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा, जिसे बंद एंगल भी कहते हैं, बॉन्ड कोण भी कहते हैं, बंद कोण भी कहते हैं, बॉन्ड एंगल। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। तो टेट्राहेड्रल केस में हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड्स का होना चाहिए, 30 सेकंड्स का होना चाहिए। ठीक।
तो इतनी बात अगर मुझे समझ में आती है तो आप 4 पेन लेके ये स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं। आप 4 पेन को इस तरीके से पकड़िए कि एक पॉइंट को सेंटर मान लीजिए और सेंटर से एक हाइड्रोजन आप ऐसे रखिए और उसके जस्ट क्लोज टू 109 पे दूसरा हाइड्रोजन रखिए, फिर इस हाइड्रोजन के क्लोज टू 109 पे ये हाइड्रोजन रखिए। ये तो 2D है तो यहाँ पे 109 नहीं लग रहा है, बट आप 3D में इसको जब अरेंज करेंगे तो 109 डिग्री बन जाएगा। और फिर आप एक हाइड्रोजन को यहाँ पे अरेंज करिए तो आप देखेंगे इन सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री का बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है ये टेट्राहेड्रल क्यों कहलाया जा रहा है। तो यदि आप इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को मिला दें तो आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर फेस बन चुका है। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगुलर फेस आपको ऐसे दिखेगा, तीसरा जो आपको ट्रायंगुलर फेस दिखेगा इन तीनों हाइड्रोजन को जोड़ के दिखेगा, और चौथा जो ट्रायंगुलर फेस दिखेगा ये बैक वाले तीनों हाइड्रोजन को जोड़ के मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस वाले शेप में आपको 4 हाइड्रोजन का मतलब फेसेस देखने को मिल रहे हैं। आपको 4 फेसेस देखने को मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इट इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, इट इज पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, अब अगर ये टेट्राहेड्रल है तो चलिए ऊपरी वाली स्ट्रक्चर में पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उसको। अगर ये टेट्राहेड्रल है तो लेटस से मैं ये वाले हाइड्रोजन को लेटस से एक्स एक्सिस पे मान लेता हूँ। तो ऑब्वियस बात है एक्स एक्सिस है तो ये नीचे वाला हाइड्रोजन इसके एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑब्वियस बात है इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री का होगा। मतलब ऑब्वियस बात है 90 + 19 होगा, क्योंकि ये तो 90 हो गया, 19 डिग्री ये ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है ये एक सेम एंगल पे नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही अगर इसका वाई एक्सिस मानूं तो आप जानते हैं इसका वाई एक्सिस यहाँ होगा, दैट मीन्स इनके बीच में भी 19 डिग्री एक्स्ट्रा एंगल होगा। ऐसे जेड एक्सिस मानूं तो परपेंडिकुलर प्लेन, दैट मीन्स उस पर भी कोई लिगेंड नहीं आ रहा। तो मैं एक ओवरव्यू ले सकता हूँ कि टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड्स लिगेंड्स इन जनरल ऑन द एक्सिस पे नहीं आ रहे। दैट मीन्स लिगेंड ऑन द एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस पे नहीं है। तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, जब एक्सिस पे नहीं है तो 19 डिग्री प्लस माइनस तो कहीं ना कहीं वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। तो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है बिटवीन द एक्सिस। ध्यान रखना, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। लिगेंड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक्सिस के बीच में है। यदि लिगेंड्स एक्सिस के बीच में प्रेजेंट हैं तो याद करिए कि आपने पढ़ा था कि मेटल है जिसपे प्लस चार्ज है, लिगेंड है जिसपे माइनस चार्ज है। ठीक है, मेटल है जिसपे प्लस चार्ज है, लिगेंड है जिसपे माइनस चार्ज है, और प्लस और माइनस के बीच में यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा CFT में कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयनिक होगा। अब जब टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाऊंगा तो मुझे इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि मेटल के पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो DXY, DYZ, DZX होते हैं, जिसमें ये तीनों बिटवीन द एक्सिस होते हैं। These are in between the axis। और बचे हुए 2 ऑर्बिटल होते हैं dx² - y² और dz²। ये दोनों ही ऑन द एक्सिस होते हैं। अब जब मुझे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है तो एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। तो हमारे जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं मतलब जो लिगेंड आएंगे वो मेटल के बिटवीन द एक्सिस से आएंगे। दैट मीन्स DXY, DYZ, DZX टेट्राहेड्रल के केस में रिपल्सन होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेटल के इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था इन CFT द मेटल इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन आर रिपेल टू ईच अदर, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलती है उन डी ऑर्बिटल्स की। तो यदि अगर हमारे लिगेंड्स ऑन द एक्सिस से आ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन देखने को मिलेगा। इस चीज़ों को यहाँ पे हमें समझना है। कैसे समझा, बाय द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हमने देखा कि टेट्राहेड्रल के केस में हमारे लिगेंड बिटवीन द एक्सिस हैं, ऑन द एक्सिस नहीं। अगर मैंने एक को ऑन द एक्सिस मान भी लिया तो बाकी तीनों जो है 109 डिग्री पे, 90 पे नहीं, एक्सिस पे होने के लिए 90 पे होने चाहिए, और ये 109 डिग्री पे हैं, कहीं ना कहीं एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। अगर एक्सिस के बीच में आ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल के केस में बिटवीन द एक्सिस वाले जो 3 आपके ऑर्बिटल्स हैं DXY, DYZ, DZX, उनमें रिपल्सन देखने को मिलेगा। यदि उनमें रिपल्सन देखने को मिलेगा तो उनकी एनर्जी में आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, उनकी एनर्जी में आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, उनकी एनर्जी में आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो आपने कैसे पढ़ा था, आपने पढ़ा था ये डी के ऑर्बिटल थे, ये कहीं हवा में घूम रहे थे कि मुझसे कोई लिगेंड इंटरेक्ट होने लग जाए। तो ये था DXY, ये था DYZ, ये था DZX, YZ, ये था ZX, और ये था DX² - y² और ये था DZ²। फिर ऑब्वियस बात है इसका लिगेंड के साथ इंटरेक्शन हुआ
तो उसकी एनर्जी थोड़ी हाई हुई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा होगा। बट जैसे ही मेटल के पास लिगेंड आएंगे तो ऑब्वियस बात है मेटल के जो ऑर्बिटल हैं डी के, ये स्प्लिट हो जाएंगे दो पार्ट्स में, एक होगा लो एनर्जी, एक होगा हाई एनर्जी। तो मैंने बताया था कि भाई टेट्राहेड्रल के केस में मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करेंगे, बट वो कौन से ऑर्बिटल होंगे, वो ऑब्वियस है बिटवीन द एक्सिस होंगे, क्योंकि जितने भी लिगेंड है वो एक्सिस पे नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ पे आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। तो रिपल्सन किन में होगा, बिटवीन द एक्सिस वालों में होगा, और जिसमें रिपल्सन होता है उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो आपने देखा जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं उनकी एनर्जी हाई हुई, और बिटवीन द एक्सिस वाले को हम T2 बोलते हैं, नॉट जी है। और जो T2 इसलिए क्योंकि ऑब्वियस बात है दीज आर ट्रिपली डीजेनरेट। तो ये कितने ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन द एक्सिस वाले, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऑब्वियस बात है 3 के लिए हम ट्रिपली लिख रहे हैं। और डीजेनरेट का मतलब मैंने आपको बताया था, जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी एनर्जी सेम होती है। और डीजेनरेट का मतलब होता है एनर्जी सेम होना और उनकी स्टेट अलग अलग हो जाना। तो अगर मैं यहाँ पे T2 ऑर्बिटल लिख रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है एक स्टेट उसकी DXY स्टेट है, एक DYZ स्टेट है और एक DZX स्टेट है। और दूसरा मैंने आपको बताया था E कहते हैं, E का मतलब होता है डबली डीजेनरेट। डबली का मतलब आप जानते हैं इट इज DX² माइनस Y² और DZ²। अब यहाँ पे ये जो सेंटर है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, दिस सेंटर इज कॉल्ड द बैरी सेंटर। इसको हम बैरी सेंटर कहते हैं, बैरी सेंटर कहते हैं। 3 वाले की एनर्जी 4 होती है, 4 का मतलब ये जो एनर्जी में इंक्रीज देखने को मिलेगा +0.4। अब ये टेट्राहेड्रल एनर्जी है तो उसको मैं डेल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो एनर्जी में डिक्रीज होगा, 2 के लिए हमने 6 देखा था, तो -0.6 टेट्राहेड्रल एनर्जी है, तो डेल टी से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो ध्यान रखिए इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल बिटवीन द एक्सिस वालों में रिपल्सन होगा, बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी हाई होगी, बिटवीन द एक्सिस वाले जो है DXY DYZ DZX हैं उसको हम T2 कहते हैं, ट्रिपली डीजनरेट। और जो ऑब्वियस बात है जिसकी एनर्जी कम हुई है वो डबली डीजनरेट है, और डबली डीजनरेट को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एनर्जी में इंक्रीज हुआ है वो 0.4 डेल टी का हुआ है, और जो एनर्जी में डिक्रीज हुआ है वो -0.6 डेल टी का डिक्रीज हुआ है। तो ये चीजें हमें यहाँ से समझ में आई टेट्राहेड्रल के केस में। अब काफी बच्चों के मन में यह आ रहा होगा कि भैया ने यहाँ जी नहीं लिखा है। एक्चुअली जी का मतलब होता है जीरार्ड, जो हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में देखा था। टेट्राहेड्रल केस में मैंने जी नहीं लगाया, डेट मीन्स यहाँ पे जी प्रेजेंट भी नहीं होता है। डेट मीन्स जी का मतलब होता है, याद करिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। डेट मीन्स टेट्राहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, आपके पास है मीथेन। मीथेन हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री का कुछ ऐसे पढ़ा था कि अगर मैं जिस डायरेक्शन में जाऊं उसके जस्ट अपोजिट आने पे मुझे सेम चीज मिल जाए। अरे भाई इसको इमेजिन करना, सॉरी सॉरी फॉर दैट, यस, इसको इमेजिन करना, इसको इमेजिन करना कि हाइड्रोजन इस पे यहाँ ऐसे नहीं ऐसे जुड़ रहा है, टेट्राहेड्रल स्पेस में कहीं 109 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में गया मुझे हाइड्रोजन मिला, अपोजिट आने पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है या सेम चीज नहीं मिल रही है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस हाइड्रोजन के अलोंग जाता हूँ और जस्ट 180 आता हूँ तो मुझे सेम चीज नहीं मिल रही है, डेट मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसी भी पोर्शन को आप उठा के देख लीजिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मैं यहाँ पे जी वर्ड यूज नहीं करने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने जी सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा था, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने देखा कहीं ना कहीं जिस भी डायरेक्शन में जाता हूँ अपोजिट डायरेक्शन आने में मुझे सेम चीज मिल जाती है। जबकि टेट्राहेड्रल केस में ऐसा होना पॉसिबल नहीं देख पा रहा, ऐसा पॉसिबली नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में गया अपोजिट डायरेक्शन आने में मुझे सेम चीज नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ से निकालेंगे हम इसकी भी CFSE, दैट मीन CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो CFSE निकालने के लिए मैंने कहा था लेट अस से टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे m है, किसमें, T2G स्टेट में, और सॉरी इसके E वाले स्टेट में, टेट्राहेड्रल है तो E वाला स्टेट, और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन n है। तो CFSE आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो -0.6 है। अगर इसमें मान लीजिए m इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई m। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन अपर एनर्जी इज डेल टी प्लस पेयरिंग एनर्जी। अभी हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल के केस में जनरली पेयरिंग होती ही नहीं है। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल देयर इज नो पेयरिंग एनर्जी। टेट्राहेड्रल के केस में पेयरिंग एनर्जी देखने को नहीं मिलती है। चलिए एक जल्दी से एग्जांपल भी ले लेते हैं टेट्राहेड्रल के केस का। ठीक है, एक एग्जांपल जल्दी से लेके आपको समझा देता हूँ, फिर आपको कुछ एग्जांपल दूंगा वो आपको ही करने होंगे। एक एग्जांपल है NiCl4। NiCl4 इस पे चार्ज है 2-, इस पे चार्ज है 2-। ठीक है,
जल्दी से एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कितने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ऑक्सीजन स्टेट कितना है, इसका निकालना है। ऑब्वियस बात है, मेटल का ही जनरली पूछता है, तो मेटल के लिए वो उसको या तो डार्क कर देगा या उसके नीचे बार बना देगा, कहेगा ये बार जिसके नीचे बन रहा है इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी। तो एक्स बराबर एक्स प्लस सॉरी 4, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और ओवरऑल चार्ज -2 आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो मेटल है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 आ जाएगी। दैट मीन्स निकल +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। अगर निकल की मैं बात करूँ, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। द एटॉमिक नंबर इज 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा 3d8 4s2। यदि आप निकल को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाएंगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में लाएंगे, तो ये बन जाएगा 3d8 एंड 4s0। ध्यान से समझिएगा, आपके ही काम आने वाली हैं सारी चीज़ें। जैसे ये 3d8 4s0 बना, फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं। निकल है आपके पास, इसके पास ये है इसका 3d ऑर्बिटल, ये है 3d ऑर्बिटल, ये है इसका 4s ऑर्बिटल, ऐसे ही इसके पास आगे 4p ऑर्बिटल भी खाली होगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे निकल का मैं हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूँ, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, दूसरा, तीसरा, क्योंकि हुन्स का नियम कहता है इलेक्ट्रॉन सिंगल भरना है विद द सेम स्पिन। और फिर इसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन और आठवां इलेक्ट्रॉन। फिर एस में है 2 इलेक्ट्रॉन, मैं वहाँ फिल कर देता हूँ। मैं एक बार तरीके से इसलिए फिर से बता रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए, और फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद ये है 4s और ये है इसके बाद 4p। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हुन्स का नियम फॉलो करना है। इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भरूंगा, फिर इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। इसके बाद मैं Cl का नेचर जानता हूँ। Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र वाला लिगेंड है। तो ऑब्वियस बात है, वीक फील्ड है तो इन जनरल ये पेयरिंग नहीं कर सकता है, और यहाँ चांस भी नहीं बनता है पेयरिंग करने का, क्योंकि ऑब्वियस बात है निकल यहाँ पे है और उसके 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसके लिए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए होगा, CnCO वाला टाइप। सॉरी, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, जल्दी से। तो ये है NiCl4 और इस पर चार्ज 2-। तो जल्दी से इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये इसका 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल, मैं लिख भी देता हूँ। इट इज 3d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल, ये 4p। जब ये पेयरिंग नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रॉन जो है आगे से फिल होना शुरू होंगे। हालांकि मैं अभी हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूँ, बट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, इसके बाद आप एक Cl को लेके आते हैं Ni पे। एक Cl पे 1 चार्ज होता है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लोन पेयर या माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, दूसरा Cl यहाँ पे, तीसरा Cl यहाँ पे और चौथा Cl यहाँ पे। ये VBT के अकॉर्डिंग है, ये CFT नहीं है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और जबकि CFT में हम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल पे प्लस चार्ज होता है और लिगेंड पे जनरली माइनस चार्ज लेके चलते हैं, प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। ये हम VBT कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिखवा दिया था ड्रॉ द VBT डायग्राम। इसलिए मैंने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि ये VBT डायग्राम बनाइए, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो आप देख रहे हैं VBT के अकॉर्डिंग एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। यही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है स्टेरिक नंबर 4 में, 4 का मतलब है 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, टोटल मिला के 4। तो स्टेरिक नंबर जब भी 4 आता है, और स्टेरिक नंबर 4 में यदि हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 आ जाए तो टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकीय होगा। और सेम अगर लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि अगर स्टेरिक नंबर 4 में अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाए या फिर sp2d आ जाए, तो ऐसे केस में जो आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे ये स्क्वायर प्लेनर होगा। ये ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। इस ईयर भी ये सारी कहानी मैंने पढ़ाना शुरू कर दी। आपको sp3 टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया है, टेट्राहेड्रल आपने पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम स्क्वायर प्लेनर ही पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आप स्ट्रक्चर बना के देखिए, Ni है, फिर इस पे एक ये Cl है, इस पे एक दूसरा Cl है, स्ट्रक्चर बना लीजिए टेट्राहेड्रल। एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। इसको 3D इमेजिन करके चलना है। ये सभी के बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, जो कि आपको 100% ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, तो इसलिए टेट्राहेड्रल है। तो अब इसके बाद आगे इसमें और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हमने स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया। अब इसके बाद आपसे मैंने कुछ चीज़ें और यहाँ पे बताने को कही थी। जैसे आप ये बताते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, तो n की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख के 2 लिख सकते हैं। इसके बाद आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। म्यू एस इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन की यूनिट होती है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट मीन्स 4 2 जा 8, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू आती है लगभग लगभग 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ध्यान रखना, द वैल्यू इज इक्वल टू 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो जिसकी वैल्यू है वो 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन के बराबर आती है। अब इसके बाद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जिस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये भी ध्यान रखना। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। ठीक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी तरफ ये आकर्षित हो जाता है। ठीक है ना। तो पैरामैग्नेटिक है, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद बचते हैं 1-2 पॉइंट्स और, जिसमें हमें CFSC वगैरह निकालनी है। तो चलिए जल्दी से इसकी CFSC देख लेते हैं। हमने देखा कि इसका ये d ऑर्बिटल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। हुंस का नियम, पहले सिंगल सिंगल, देन इसके बाद मैं पेयरिंग करना शुरू करूंगा। इसके बाद जैसे ही मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हुआ, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए, जिसे हम स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल बोलेंगे। ये है बैरी सेंटर। एक बार फिर से क्विक रिवीजन के लिए कि बैरी सेंटर एक ऐसा सेंटर जिससे 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। अपर वाले पार्ट में 3 ऑर्बिटल हैं जिसको हम T2 कहते हैं। 3 है तो 3 वाले की एनर्जी एक ज़्यादा, दैट मीन्स 0.4। याद करने के लिए आपको बताया था, क्योंकि कन्फ्यूजन होने लगती है जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है। और ये एनर्जी में डिक्रीज -0.6 डेल टी। फिर ये भी बताना भूल गया अभी लास्ट, पर इसको यहाँ पे याद रख लेना कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो डेल नॉट था, तो ये डेल टी हो जाएगा ये एनर्जी डिफरेंस। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। ध्यान में रखना, एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता टेट्राहेड्रल के केस में। क्यों नहीं होता वो भी अभी बताऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी टेट्राहेड्रल एनर्जी से ज़्यादा होती है। कितनी होती है तो बता देता हूँ कि भाई जो आपकी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होती है वो 1.3 टाइम्स, 1.3 टाइम्स ज़्यादा होती है आपकी, सॉरी 1.3 नहीं, इट इज़ 0.45, इट इज़ 0.45। या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट रफ हो जा भाई। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल टी इक्वल टू 0.45 ऑफ डेल नॉट। दैट मीन्स डेल टी जो है 0.45 ही होता है डेल नॉट से। अगर डेल नॉट है 100 तो ऑब्वियस बात है डेल टी कितना होगा, 100 का 0.45 मतलब ऑब्वियस बात है डेल टी कितना होगा, उसका केवल 45 होगा। अगर 100% डेल नॉट है तो उसका केवल 45 ही डेल टी होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 100% पॉइंट टू बी नोटेड कि याद रखिए ऑक्टाहेड्रल एनर्जी हमेशा टेट्राहेड्रल एनर्जी से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये स्प्लिटिंग गैप की एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी। जब ये एनर्जी गैप की स्प्लिटिंग एनर्जी गैप की वैल्यू ज़्यादा नहीं होने वाली है तो आपको ये समझ में आना है, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं, गैप ज़्यादा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस बात है ऐसा नहीं होगा कि इतनी हाई एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन को नीचे ही मजबूरी में फिल करना होगा। एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नीचे भी फिल हो सकते हैं, ऊपर भी फिल हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इन जनरल टेट्राहेड्रल जब भी आप केस बनाते हैं, इन जनरल जब भी आप टेट्राहेड्रल वाला केस बनाते हैं तो ये पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स नेवर मेक्स या इन जनरल डज नॉट मेक एनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो केस है वो कभी भी नहीं देखा जाता है। तो उसके पीछे सिंपल सा कारण यही है कि टेट्राहेड्रल के गैप में बीच में ये जो एनर्जी का गैप है डेल टी है, ये बहुत बहुत कम होता है। कितना होता है, आधे से भी कम, ऑक्टाहेड्रल का आधे का भी कम। तो 0.5 आधा हो गया तो उसका भी 0.45, उससे भी इतना कम। दैट मीन्स अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी आपकी 100 है तो केवल टेट्राहेड्रल एनर्जी 45 होने वाली है। तो देख सकते हो 100 का आधा से भी कम, तो एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है। अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है तो सिंपल अंडरस्टूड है इलेक्ट्रॉन में सिंगल सिंगल करके फिल कर सकता हूँ। तो इसके बाद आप निकालने जाएंगे CFSE, तो आप निकाल दीजिए CFSE इक्वल टू कितना, -0.6। चलिए इनटू में क्या करना है, डेल टी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 हैं, प्लस 0.6, सॉरी 0.4, यस 0.4 इनटू में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनटू में 4 में यहाँ कर देता हूँ। दैट मीन्स आप ये निकालिए -0.12
यहाँ डेल टी लिखना ना भूलें, यहाँ भी डेल टी लिखना ना भूलें। डेल टी प्लस 4 4 16, 1.6 डेल टी। क्या पेयरिंग हुई है? नहीं, 0p। क्या पेयरिंग हुई है? नहीं, 0p। ठीक, तो ऑब्वियस है कितना आ जाएगा, माइनस 0. माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.4 डेल टी प्लस 0p। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सी एफ एस सी ये निकल के आई है इन जनरल। अच्छा सॉरी, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, 24 आएगा। वही मैं कहूँ सी एफ एस सी प्लस में कैसे आ रही है, ठीक है ना। तो इट इज इक्वल टू 24 में से गया 0.8 डेल्टी। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। इट इज क्लियर टू ऑल। जल्दी से बताइए फास्ट, क्या यह सभी को क्लियर है? जी भैया। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा वीक फील्ड लिगेंड वाला कंसेप्ट ही क्यों बनता है, या फिर टेट्राहेड्रल के केस में कभी भी पेयरिंग क्यों नहीं होती है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। एक चीज और, कई बार क्वेश्चन थोड़े उटपटांग तरीके से पूछ लेता है। आपको सी एफ एस सी दी होती है टेट्राहेड्रल की, और आपसे पूछ लेता है बताइए, या फिर क्वेश्चन आपको टेट्राहेड्रल वाला दिया होता है और जनरली पूछ लेता है इसकी सी एफ एस सी ऑक्टाहेड्रल में कितनी होने वाली है। तो ऑब्वियस आपके पास फॉर्मूला है ही कि डेल टी जो है वो केवल 0.45 होता है, 0.45 होता है डेल नॉट का। अच्छा, 0.45 को आप फ्रैक्शन में भी लिख के दिखा सकते हैं कि डेल टी जो है केवल 4/9 है ऑफ डेल नॉट। ध्यान रखना। अब आपको यहाँ से अगर ये सी एफ एस सी की वैल्यू डेल टी में दी है, आपको डेल नॉट में निकालनी है, तो डेल नॉट में निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा, इट इज 9/4 ऑफ डेल टी। तो बस तो वैल्यू को रखिए और सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस के 0.8, ठीक है, डेल टी। अब उसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हैं। क्या यह सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए, इट इज क्लियर टू ऑल और नॉट? क्या यह सभी को क्लियर है या नहीं? बताइए भाई, सभी को क्लियर है? जी भैया। हाँ जी भैया। एक ही जना बता रहा है भाई, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्लीज बताइए, क्लियर टू ऑल? क्लियर है? तो तो एक क्वेश्चन आप और लिखेंगे। चलिए देखेंगे आप क्वेश्चन, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। इसके लिए आप ये सारी चीज़ें जितनी निकाल के बताई हैं इसको आप निकालेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे यहाँ पे आप ट्राई करेंगे, ठीक। तो टेट्राहेड्रल वाला केस इसको अच्छे से कर लीजिए आज, और कल हम पढ़ेंगे, कल का मतलब हाँ कल ही है वैसे क्लास, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर वाली स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद अगली क्लास में फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह देखेंगे, जॉन टैलर डिस्टॉर्शन देखेंगे। तो ये मान के चलिए 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को निकालिए, इस क्वेश्चन में जितने भी वो जो 9-10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो आपने देखे हैं उसको अप्लाई करिए। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा कि जो आपने सी एफ एस सी डेल नॉट की टर्म में निकाली है और डेल टी की टर्म में निकाली होगी, आप ये चेक करिए, डेल टी आएगा वैसे तो, ठीक। और तो डेल टी की टर्म में जो सी एफ एस सी आने वाली है उसको डेल नॉट में भी कन्वर्ट करके दिखाना है। तो एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 उसको बना दीजिएगा और इसको भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब फिलहाल आप लोगों के कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछिए इस क्वेश्चन